अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ नोटेशन होती हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती हैं, जिसमें हम लोग ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी में आपको अपने अल्फाज में समझा देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये नोटेशन हमारे पास होती है बिग ओमेगा एंड देन थीटा नोटेशंस। ये 3 नोटेशन है हमारे पास, ठीक है? तो इन तीनों नोटेशंस को हम कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे यूज करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की फॉर्म में, ये हम लोगों ने चीज देखनी है। अगर हम अपर बाउंड पे आते हैं बिग ओ की फॉर्म में, तो हमारे पास वो क्या होता है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बिग ओ क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों, एक एफ ऑफ एन और एक जी ऑफ एन। लाइक कैलकुलस में आप लोगों ने ये पढ़े होंगे कि एफ ऑफ एन क्या होता है, जी ऑफ एन क्या होता है। तो यहाँ पे बिग ओमेगा जो अपर बाउंड है वो कब ट्रू होगा, इफ लिखा हुआ है यहाँ पे आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया हो? है किसी को आइडिया कुछ? इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो आई यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट सच दैट कि आपका एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एन वो लेस देन एंड इक्वल टू हो जी ऑफ एन से। अगर हम जी ऑफ एन को किसी खास कांस्टेंट से, जो सी है हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो किसी खास जी ऑफ एन के फंक्शन को हम किसी कांस्टेंट से, अगर हम किसी कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एफ ऑफ एन जो है वो छोटा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, अब यहाँ पे अगर ग्राफ में आप लोग देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपके पास एन नॉट लिखा हुआ है, मैं आपको, ये एन नॉट है आपके पास, ठीक है। तो एन नॉट से पहले आपके पास ये ग्राफ जो है कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एन नॉट के बाद अगर आप देखें तो एफ ऑफ एन जो है हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, और एफ ऑफ जी ऑफ एन जो है हमारे पास वो इंक्रीज होता जा रहा है। मीन्स कि एन नॉट के बाद हमने जी ऑफ एन को किसी खास कांस्टेंट से मल्टीप्लाई जब किया, तो जी ऑफ एन जो है हमेशा हमारे पास एंड ही होता जा रहा है, और जो एफ ऑफ एन है वो हमारे पास लेस देन ही रहेगा, ठीक। तो ये मैन आपका यहाँ पे ऐसा। जो कॉन्सेप्ट है बिग होगा अपर बाउंड का, कि वो अपर बाउंड कब होगा, ठीक है, इस चीज समझ आ गई। अब इसके हम यस। एग्जांपल देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, हम यहाँ पे अगर सपोज करते हैं कि एफ ऑफ एन जो है हमारे पास इक्वल टू 4n+1 कर देते हैं। तो अगर हमारे पास एफ ऑफ एन ये है, तो जी ऑफ एन हमारे पास क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ एन हमेशा छोटा ही रहे। जो मैन हमने कंडीशन लगानी है वो ये होगी कि आपकी एफ ऑफ एन जो है हमारे पास लेस देन हो, इक्वल टू हो, कि अगर हम इसको किसी सी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जी ऑफ एन को, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल टू हो, ठीक है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि जी ऑफ एन को, जो यहाँ पे हमारे पास 4n+1, इसमें देखो कि हमारे पास जो फंक्शन यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है फंक्शन, जो अभी हमने फंक्शन पढ़े हैं, कांस्टेंट फंक्शन है सर। एक कांस्टेंट फंक्शन है और एक एन का फंक्शन है। ये कांस्टेंट है सर। अच्छा, एक हमारे पास एन का भी फंक्शन है, एन का भी। यस सर। एक ये एन का फंक्शन है, और एक कांस्टेंट का फंक्शन है, ठीक है। कांस्टेंट दो का फंक्शन है हमारे फंक्शन पास, नजर आ रहे हैं? है। यस तो सर। यस सर। जब हमारे पास किसी एक टर्म में दो फंक्शन यूज हो रहे हो, तो हम मेन उस फंक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं जो कि बड़ा फंक्शन है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? एन 4n की। वाले। एन की होगी, ठीक है, क्योंकि वन की तो हमेशा वन ही रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करते हैं कि जो हमारे पास जी ऑफ एन है, तो हमारे पास एफ ऑफ एन क्या था हमारे पास 4n+1। तो मेन जो हमारे पास इस टर्म में जो फंक्शन यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एन है, ठीक है। तो हम इसको लेस देन एंड इक्वल टू, अगर यहाँ पे, तो जो हमारे पास मेन फंक्शन है वो एन है हमारे पास, तो जी ऑफ एन की जगह अगर मैं सी कोई भी अभी हमने सपोज करना है क्या करना है, और जी ऑफ एन की जगह मैं जो मेन फंक्शन था वो एन लिखता हूँ। तो अब मेरे पास सी क्या होना चाहिए कि हमेशा इस साइड वाली वैल्यू बड़ी रहे और इस साइड वाली वैल्यू छोटी हो जाए या इक्वल टू हो जाए। एन आप कुछ भी सपोज कर लें, स्टार्टिंग में 5 सपोज कर लें, फिर 10 सपोज करें, लेकिन सी कुछ ऐसा आपने सपोज करना है कि एन की वैल्यू हम कुछ भी सपोज करें, यूजर कुछ भी वैल्यू दे दिए। चले मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग बोलें वन बाय वन।
सर उस साइड पर n के साथ 4 है, तो इस साइड पर अगर c की वैल्यू 4 से बड़ी होती है तो वो हाँ जी, जाहिर सी बात है ये हाँ ये हो सकता है, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास 4n था, ठीक है, 4n प्लस 1 लेस देन c की वैल्यू अगर लेट्स सपोज मैं 5 कर देता हूँ, तो n हमारे पास कुछ भी हो, अब ये जो टर्म है, अब यहाँ पे n पे हम डिपेंड नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हमारे पास n अगर चेंज होता भी रहता है तो 5 की वजह से लाइक अगर हम यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ n मेरे पास इफ n इक्वल टू 5 है, तो क्या होगा 4n प्लस 1 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 5n है, 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 21, ठीक है। तो ये दूसरी साइड पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, इस साइड पे ये 25 आ जाएगा। तो हमारे पास 21 और 25 के दरमियान हमेशा यहाँ पे 21 हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड पे ये जो हमारे पास 21 है और ये 25 है, ये वैल्यू हमेशा यहाँ पे डिक्रीज ही होती रहेगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं n को इक्वल टू 1 भी रखता हूँ, अब अगर मैं n को इक्वल टू 1 रखता हूँ तो 4 प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 5 ही हो जाएगा। इट मीन्स कि दोनों साइड पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर भी हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू होती होगी, क्योंकि 5 इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू होगी, इसमें कोई इशू हो। अगर मैं यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक मसला है, अगर मैं लेट्स सपोज n इक्वल टू इफ n इक्वल टू 0 कर देता हूँ, फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि आपका जो इस साइड पे आपका आएगा 4 मल्टीप्लाई एन होगा प्लस 1, तो इस साइड पे हमारे पास 1 आ जाएगा, एफ ऑफ एन जो है हमारे पास वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जो हमारे पास जी ऑफ एन की साइड की वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे इशू आ रहा है कि अगर मैं n को इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो फिर आपकी इस साइड वाली वैल्यू जो अ, इस साइड पे है ये छोटी हो जाएगी और इस साइड में वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें कंडीशन साथ लगानी पड़ेगी कि साथ लिखना पड़ेगा कि 4 एफ ऑफ एन 4n प्लस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 5n, लेकिन साथ हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि n मस्ट बी ग्रेटर देन 0, कि अगर n लेस देन 0 होगा तो फिर आपकी ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो सकती है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। लाइक अगर n हम -1 पुट करते हैं, तो -1 भी अगर हम पुट करते हैं तो फिर मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको इस साइड में, अगर हम इफ n इक्वल टू -2 कर देता हूँ तो फिर f ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई -2 -8 प्लस 1 -7 हो जाएगी, तो ये माइनस एफ ऑफ एन -7 हो जाएगा, और जी ऑफ एन जो है हमारे पास वो इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -2 तो -10 हो जाएगा। अब जी ऑफ एन जो है हमारे पास वैल्यू छोटी आ गई है और एफ ऑफ एन जो है वैल्यू बड़ी है। इट मीन्स कि एन जो है हमेशा हमारे पास 0 से ग्रेटर होना चाहिए, अगर 0 होगा तब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और अगर माइनस में कोई वैल्यू होंगी तब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, इसमें कोई इशू हो आपको चैट के थ्रू आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। यस मैंने सर, एक आपने माइनस की वैल्यू बताई है, दूसरी कौन सी बताई है जिसपे फॉल्स हो? 0 की वैल्यू ठीक है। मीन्स कि 0 में हो या माइनस में कोई भी वैल्यू होगी तो वो आपका फॉल्स पे चला जाएगा। मगर सर 0 से छोटी वैल्यूज पे ये फॉल्स हो जाएगा। क्या बात, दोबारा क्वेश्चन करें। 0 से छोटी वैल्यूज पे ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ जी, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू होगी तो आपको ये फॉल्स हो जाएगा। ओके सर। मैं दोबारा दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, वो चेक करें, आपको नजर आती है, स्लाइड नजर आ रही है आपको, यस सर, आ रही है। ठीक यस है। सर, आ रही है। ये हमारे पास बिग ओ था, इसमें कंडीशन हमारे पास क्या थी कि आपका जो एफ ऑफ एन है वो लेस देन होना चाहिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद, और जी ऑफ एन से आपका लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशंस ये हैं कि आपका 4n प्लस 1 लेस देन 5n होगा, लेकिन n आपका मस्ट है ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन फंक्शंस थे हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए थे वो हमारे पास ये थे, ठीक है। वन कांस्टेंट था, उसके बाद हमारे पास log n था,
देन मुख्तलिफ फंक्शन आपके पास यहाँ पे ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास जो 4n+1 है लेस देन इक्वल टू, ये किन किन वैल्यूज से होगा। तो जो लास्ट टाइम हमने टेबल में देखा था, जो हमारे पास टेबल था, अगर हम देखें तो ये टेबल, इसमें n के बाद जो भी रोज आ रही हैं, n log n है, n स्क्वायर है, n क्यूब है, 2n है, n फैक्टोरियल है और n है, इनकी वैल्यूज n से हमेशा ज्यादा ही होंगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो हमने ये कह देना, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि 4n+1 जो है वो हमेशा लेस देन ही रहेगा आपके इन जो n के बाद जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं। अगर हम ये कुछ भी लिख या लाइक यहाँ पे अगर हम 5 इक्वल टू n की जगह n स्क्वायर लिख देते हैं, तो n स्क्वायर जब मैं लिखूंगा फिर भी आपकी इस साइड वाली वैल्यू जो है वो बड़ी होगी और इस साइड वाली वैल्यू छोटी होगी। अगर मैं n की जगह n क्यूब भी कर देता हूँ तो फिर भी ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर मैं n की जगह ये जो आपके पास 2n है मैं ये भी लिखता हूँ n की जगह, तो फिर भी आपकी कंडीशन ये वाली जो है ट्रू रहेगी, ठीक है, ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। इसी तरह मैं n की जगह n फैक्टोरियल लिखता हूँ तब भी ट्रू रहेगी। लेकिन अगर मैं n की जगह log n लिखता हूँ ये वाली वैल्यू, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि log n की वैल्यू n से छोटी होगी इस वैल्यू से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिगो में क्या होगा कि आपका जो भी आंसर आएगा उस आंसर से लेके नेक्स्ट नीचे तक जितने भी फंक्शन है उन सब के लिए वो कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। ये चीज समझ आ गई कि अगर मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ, हमारे पास मेन स्लाइड ये थी, तो मेन ये हमारा कहने का है कि अगर जो हमारे पास आंसर आया यहाँ पे जो ये हमारे पास कंडीशन बनी है, अब ये कंडीशन आपकी जिस फंक्शन के लिए बनी है, फंक्शन हमारा यहाँ पे इस कंडीशन में क्या था, n था, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। तो इस फंक्शन से लेके नेक्स्ट जितने भी फंक्शन है n के बाद n log n, n स्क्वायर, n क्यूब, 2n, n फैक्टोरियल, n, इन सब के लिए कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी कि n की जगह हम इन सब फंक्शन की इन n की जगह हम यहाँ पे इन सब फंक्शन में से कोई भी यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं तो आपका वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन कर लें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं तो उस पे हमारे पास अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिगो की कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर हम इनको देख लेते हैं तो बिगो में यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल जो है वो ये है, ये एग्जांपल्स है हमारे, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आप लोगों ने कैलकुलस में या फिर अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये कुछ चीजें इस तरह की सॉल्व की हों तो हमारे पास लिमिट के जो कुछ क्वेश्चन होते थे उनको हम सॉल्व किस तरह करते थे कि जो हमारे पास एक कुछ चीज हम नोमिनेटर में लिखते थे और देन डिनोमिनेटर में। तो इसको अगर हम ये ऊपर वाला जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इसको हम नोमिनेटर में लिखते हैं और इसको डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो देन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन तो हम इन टर्म्स को जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने जब 3n स्क्वायर और डिवाइड बाय n स्क्वायर को सेपरेट किया तो n स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास जस्ट यहाँ पे 3 बचेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो 5n है और डिवाइड बाय n स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसको अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास 5 इंटू n आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय n आ जाएगा। और देन क्योंकि n के यहाँ पे 20 के साथ कोई भी यहाँ पे आपके पास फंक्शन नहीं है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, आपको 20 जस्ट आपको कांस्टेंट है तो 20 डिवाइड बाय आपका n स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई टेंशन हो यहाँ तक। अब यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करेंगे तो n की जगह आप जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी जब भी आपका डिवीजन की टर्म में आता है तो आपका आंसर हमेशा 0 होता है। तो 3 क्योंकि कांस्टेंट था, इसके साथ कोई भी आपका फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पे जस्ट 3 आ जाएगा। देन बाकी जो वैल्यूज हैं आपकी यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज ये आपकी क्योंकि डिवाइड हो रही हैं 5 डिवाइड बाय n, तो n क्योंकि आपका फैक्टोरियल है, यहाँ पे n आपका इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी जब भी डिवीजन में होगा तो आपका आंसर 0 आता है। इसी तरह यहाँ पे भी आपका 20 डिवाइड बाय इन्फिनिटी आएगा तो इन्फिनिटी जब भी डिवीजन में हो आपका आंसर 0 आता है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, आपका आंसर इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो अगर इनका आंसर आपका किसी पॉजिटिव कांस्टेंट में आता है या फिर आंसर आपका यहाँ पे अगर नीचे वाली एग्जांपल में आप देखें
आपका आंसर या पॉजिटिव कांस्टेंट में आए ये चीज, या फिर आपका आंसर 0 की फॉर्म में आए, ठीक है ये चीज। तो इट मीन्स कि आपका ये जो टर्म है वो बिग ओ के लिए एक्सेप्टेबल है। इट मीन्स कि आप 3n, जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था ये ट्रू है कि हम 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 20 इक्वल टू बिग ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन था आपका ये वाला, इसमें देखें आप 10n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 7 इक्वल टू बिग ऑफ n क्यूब है, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे जो ये साइड है हमारे पास, इसमें हमने देखना है कि सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा फंक्शन हमारे पास कौन सा है, एन स्क्वायर है। एक कांस्टेंट का है हमारे पास, फिर उसके बाद एन का है, उसके बाद हमारे पास एन स्क्वायर का है। जी क्वेश्चन है कोई सर, क्वेश्चन में एन की वैल्यू गिवन होगी जैसा कि यहाँ पे लिमिट एन इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ जी, एन की वैल्यू आपकी कोई ना कोई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ना भी हो तब भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू ऐसी, अगर आपका लिमिट का आया हुआ है क्वेश्चन, तो फिर आपको वैल्यू कोई ना कोई दी गई होगी, या लिमिट आप 0 पुट करेंगे या फिर 1 पुट करेंगे या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। अगर लिमिट्स दी गई हुई हैं तो फिर आपको कोई ना कोई वैल्यू मस्ट है कि वो दी गई होगी, तभी आप लिमिट पुट कर सकते हैं। तो आपके पास 3 फंक्शन है, एक कॉन्स्टेंट का है, दूसरा एन का है और तीसरा एन स्क्वायर का है, ठीक है। तो आपने देखना है कि एन स्क्वायर जो हमारे पास सबसे बड़ा फंक्शन है। दूसरी साइड पे आपने देखना है कि या तो एन स्क्वायर हो या फिर एन स्क्वायर से बड़ा कोई फंक्शन हो, तो तब ये दोनों ट्रू हो जाएंगी, ठीक है। तो और आंसर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा या पॉजिटिव कांस्टेंट हो या फिर हमारा 0 की फॉर्म में हो, तो इट मींस कि आपका ये बिग ओ की फॉर्म के लिए आपका ये क्वेश्चन ट्रू है, इसको आप ट्रू कह सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक कोई इशू हो? अच्छा जी, मैं अनम्यूट करता हूँ आपको जी। कोई सर इशू हमें है? हर बार यहाँ तक ये वेरीफाई करना होगा कि ये बिगो है या नहीं है, या किसी और आप इसको सिंपल तरह तरीके से देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा है, ठीक है, वो एन स्क्वायर है। यस सर। और आपकी दूसरी साइड पे या तो एन स्क्वायर हो या फिर एन से बड़ा कोई फंक्शन हो, तो आप उसको वहां पे ट्रू लिख सकते हैं। ऐसा ऐसा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं हो। बिग ओ के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो नोटेशन थी वो बिग ओमेगा है। तो बिग ओमेगा में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे उसी का ऑपोजिट है जो कि बिग ओ में था कि आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एन लेस देन एंड इक्वल टू आपका सी और जी ऑफ एन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि आपका एफ ऑफ एन जो है हमेशा बड़ा हो या फिर इक्वल हो इस साइड वाले फंक्शन से। तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन अगर हम लोग देखें, ये कुछ आपके पास वैल्यूज आती है। इनको व्हाइट बोर्ड पे समझाने की जरूरत है वन बाय वन, या फिर इसी तरह आप लोग कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एन जो है वो 4n प्लस 5 हम सपोज करते हैं। तो अब यहाँ पे सी अब n क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा फंक्शन है, तो हमने जी ऑफ एन को जस्ट फिलहाल स्टार्टिंग में n ही रखा। हम कुछ और भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम वही फंक्शन इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वही फंक्शन जो है उसको समझने के लिए हमारे पास थोड़ा बंदे को थोड़ा इजी हो जाता है कि किस तरह हम लोगों ने साथ साथ सॉल्व करना है। अब हम लोगों ने देखना है कि सी हम लोग क्या रखेंगे कि हमारे पास इस साइड वाली वैल्यू ये जो है ये हमेशा बड़ी या इक्वल रहे, और ये वाली दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास ये हमारे पास छोटी हो या फिर इक्वल हो। अब यहाँ पे अगर हम सी की जगह जस्ट 4 ही लिखते हैं, ठीक है, आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये कोशिश करें कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, लाजमी नहीं यहाँ पे 4 ही लिखें तब भी ही कंडीशन ट्रू होगी। बहुत सारी और वैल्यूज हैं जो कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। अब जिस तरह आपके लास्ट में था कि आपकी यहाँ पे फॉर n ग्रेटर देन 0 था, उसके लिए ये कंडीशन आपकी ट्रू होती थी। लेकिन यहाँ पे आपका फॉर ऑल n के इट मीन्स कि आप अगर n को 0 पुट कर देते हैं या फिर आप -1 पुट करते हैं, तब भी आपकी कंडीशन ये वाली ट्रू ही रहेगी। एक अगर हम पुट करके देख लेते हैं कि अगर हम लेट्स सपोज n की जगह -1 पुट करते हैं, तो आपका 4 -1 प्लस 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 -1। तो आपके पास ये -4 प्लस 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4। देन यहाँ पे आपके पास 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4। इट मीन्स कि आपकी ये कंडीशन जो है वो ट्रू है।
बिग ओ में क्या था कि आपके जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आपका यहाँ से लेके नीचे तक सबके लिए ट्रू होता था। अब बिग ओमेगा में क्या है, क्योंकि हमें जियो फैन की तरफ छोटी वैल्यू चाहिए, तो छोटी वैल्यू आपकी जो रो ऊपर डिक्रीज होती जाएंगी आपकी वन बाय वन, तो वहां पे आपकी वैल्यू छोटी होती जाती है। तो जहां जो फंक्शन आपका मेन यूज हो रहा है वहां से लेके अगर आपके छोटे फंक्शन कुछ आते जाते हैं, लाइक एन से छोटा फंक्शन है log n और उससे छोटा फंक्शन है आपके पास कांस्टेंट, तो इस फंक्शन से लेके अगर कोई भी छोटा फंक्शन आता है ऊपर वाली साइड पे तो आपका इन सब के लिए ये हमेशा आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इन सब फंक्शन के लिए जो बिग ओमेगा है वो ट्रू होगा। अच्छा, अब इसके अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास एग्जांपल में ये एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास ये एग्जांपल हो तो हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो कौन सा है, ये एन स्क्वायर है सबसे बड़ा फंक्शन। अब इस साइड पे हमें देखना है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो ये भी हमारे पास एन स्क्वायर ही है। अगर आपके पास दोनों साइड पे सेम फंक्शन आ जाता है तो वो आपका बिग ओ के लिए भी ट्रू होता है और बिग ओमेगा के लिए भी ट्रू ही होता है। लेकिन अगर जियो फैन वाली साइड पे आपका बड़ा फंक्शन आता है तो वो आपका बिग ओ के लिए तो ट्रू है लेकिन बिग ओमेगा के लिए वो फॉल्स हो जाएगा। इस साइड पे आपका या फिर इक्वल फंक्शन हो या फिर छोटा फंक्शन हो। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने इस एन स्क्वायर को नीचे यहाँ पे ले आए डिवीजन फॉर्म में, देन उसको आपने सेपरेट किया। ठीक है, देन उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिमिट जो है वो पुट की, तो आपके पास आंसर जो है नॉन जीरो कांस्टेंट आ रहा है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो दोनों साइड पे फंक्शन है वो इक्वल है। ठीक है, जब भी आपके पास दोनों साइड पे फंक्शन इक्वल होंगे तो आपका नॉन जीरो कांस्टेंट वो आएगा। जिस तरह हम लोगों ने लास्ट देखा था एग्जांपल्स में, यहाँ पे भी जब आपके दोनों साइड पे फंक्शन जो है एन स्क्वायर इस साइड पे भी सेम था और इस साइड पे भी सेम था, तो आपका पॉजिटिव कांस्टेंट कोई ना कोई आया था। तो ये भी हमारा बिगो के लिए भी ट्रू था। दूसरा हमारा यहाँ पे भी क्योंकि दोनों साइड पे सेम फंक्शन है तो हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट आया, तो ये हमारा बिग ओमेगा के लिए भी ट्रू होगा। अब नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो सबसे बड़ा वो हमारे पास एन क्यूब है, ये वाला। और इस साइड पे हमारे पास फंक्शन जो है वो एन स्क्वायर है, इट मीन छोटा फंक्शन है इस साइड पे। तो ये हमारे पास बिग ओमेगा के लिए तो ट्रू होगा कि बिग ओमेगा के लिए इस साइड पे छोटा फंक्शन भी आ जाए तब भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो जब भी इस साइड पे जियो फैन में हमारे पास छोटा फंक्शन आएगा, इसमें हम आंसर जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। बस ये आप लोगों को चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पे या तो आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर सॉल्व नहीं करना तो आप लोग वन बाय वन जस्ट शॉर्ट वे से देख सकते हैं कि आपने देखना है कि इस साइड पे जो ये फंक्शन है दोनों साइड पे जियो फैन और एफ फैन, ठीक है, अगर ये फंक्शन दोनों सेम है, ये भी सेम है और यहाँ पे भी ये भी सेम है, तो हमारे पास जो कंडीशन थी आपके पास, अगर आप लास्ट कंडीशन को देखें तो यहाँ दोनों में आपका इक्वल टू का साइन जो है वो है, यहाँ पे भी है आपके पास। अगर आप बिग ओमेगा में आए, बिग ओमेगा में तो इक्वल टू का साइन और बिग ओ में भी आपका लेस देन एंड इक्वल टू का साइन था। ठीक है, इट मीन दोनों में आपका इक्वल टू का साइन है। अगर हमारे पास फंक्शन दोनों साइड पे सेम आ जाता है, जो सबसे बड़ा फंक्शन है, जो यहाँ पे एन स्क्वायर है और यहाँ पे भी एन स्क्वायर है, आपका ये बिग ओ के लिए भी ट्रू और बिग ओमेगा के लिए भी ट्रू। देन दूसरी साइड पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सबसे बड़ा फंक्शन आपका, यहाँ पे एन क्यूब है और यहाँ पे एन स्क्वायर है। तो सबसे बड़े फंक्शन से अगर छोटा फंक्शन या फिर वही फंक्शन आपका इस साइड में लिखा हुआ है, आपका बिग ओमेगा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे आपका जियो फैन जो है वो छोटा होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो थीटा है। जिस तरह बिग ओमेगा में या बिग ओ में हमारे पास जस्ट कंडीशन जो थी वो थी कि एफ ऑफ एन ग्रेटर देन जियो फैन होना चाहिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे जो थीटा में है थोड़ा सा चीजें दोनों मिक्स हो जाती है, बिग ओ और बिग ओमेगा दोनों को आप कंबाइन करें तो वो आपके पास थीटा बनता है। ठीक है, कि जियो फैन जो है किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें जो जिसको हमने C1 का नाम दे दिया। जियो फैन फंक्शन हमेशा सेम रहेगा कि इस फंक्शन को हम किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये छोटा हो जाए, किसी दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो बड़ा हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देखें तो जब यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट के बाद हमारे पास एफ ऑफ एन ये मिड में है, हमने जी ऑफ एन हमारे पास जो भी वैल्यू थी हमने उसको C1 कोस्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू छोटी आना स्टार्ट होगी। हमने इसी जी ऑफ एन को C2 कोस्टर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो बड़ी आना स्टार्ट होगी। इसकी एग्जांपल भी आप देख लेते हैं। अब लाइक ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास वही एग्जांपल हम आगे कंटिन्यू करें ताकि समझ आना स्टार्ट। हमारे पास ये एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास 4n+1 है। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे पास वो ये कंडीशन है, ठीक है, थीटा के लिए। अब C1 और C2 हम क्या रखें, यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है सबसे बड़ा वो ये फंक्शन हमारे पास n है, तो g ऑफ n की जगह हम n ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n लिख लिया। अब C1 और C2 क्या होना चाहिए कि इस साइड वाली वैल्यू जो है वो छोटी हो जाए और इस साइड वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाए। तो इस साइड पे हम अगर 4 लिखते हैं, इस साइड पे अगर हम 5 लिखते हैं, तो अब ये वाली वैल्यू इस साइड वाला ये जो फंक्शन है ये हमेशा छोटा रहेगा और इस साइड वाली वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। और कंडीशन क्या है कि आपका n जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर वो हम माइनस या माइनस में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आपको ये कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो सकती है। देन जो हम लोगों ने प्रूव किए थे तो पॉजिटिव या आपका नॉन जीरो कांस्टेंट आए या फिर 0 आए तो आपका जो बिग ओ है वो ट्रू होता है। इसी तरह दूसरे में बिग ओमेगा में क्या था कि आपका अगर नॉन जीरो कांस्टेंट आए या फिर इन्फिनिटी आ जाए तो आपका बिग ओमेगा जो है वो ट्रू होता है। अब थीटा में क्या है, जब भी आपका यहाँ पे ये दोनों फंक्शन, जो सबसे बड़ा फंक्शन इस साइड पे है वो इस साइड वाले फंक्शंस के इक्वल होता था तो आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट आता है, नॉन जीरो कांस्टेंट। इसी तरह बिग ओमेगा में भी अगर तो फंक्शन आपका इक्वल है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका फंक्शन यहाँ पे एन स्क्वायर है ये और ये भी एन स्क्वायर है, तो आपके पास एक नॉन जीरो कांस्टेंट आया, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है कि थीटा में हमेशा जब भी फंक्शन इक्वल होगा उस वक्त वो ट्रू होगा। यहाँ पे एन क्यूब है तो यहाँ पे भी एन क्यूब ही होना चाहिए, तो ये आपका ट्रू होगा। अदरवाइज किसी सूरत में भी आपका थीटा के लिए वो ट्रू नहीं होता। बिग ओ में आपका या तो इक्वल हो या फिर अगर जी ऑफ एन का जो फंक्शन है वो बड़ा हो जाए, इक्वल हो तो वो ट्रू होता है। बिग ओमेगा में क्या था कि आपका इस साइड वाला फंक्शन जो है या इक्वल हो या फिर वो छोटा फंक्शन हो तो वो ट्रू होगा। जबकि थीटा में क्या है कि इस साइड वाला फंक्शन हमेशा जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे एन क्यूब है सबसे बड़ा फंक्शन तो यहाँ पे भी एन क्यूब ही होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एन स्क्वायर है सबसे बड़ा फंक्शन तो यहाँ पे भी एन स्क्वायर ही होगा, तो ये आपका ट्रू होगा। इट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो नॉन जीरो कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। देन अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें यहाँ पे तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सबसे बड़ा फंक्शन इस साइड पे है वो एन क्यूब है और इस साइड पे हमारे पास n4 है। इट मीन्स कि ये जो दोनों, ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ये थीटा के लिए ट्रू नहीं है। इसको हम लोग प्रूव करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है, वो नॉन जीरो कांस्टेंट नहीं आता, तो आपको ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये एन क्यूब है और इस साइड पे हमारे पास जो फंक्शन है सबसे बड़ा फंक्शन आपका, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपकी ये एन स्क्वायर है और यहाँ पे जो फंक्शन है सबसे बड़ा वो आपका एल log n है, ठीक है। इट मीन्स कि आपका ये जो है वो थीटा के लिए ट्रू नहीं होगा। सही हो गया। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीजें आप लोगों को ये याद रहे, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, आपको स्लाइड्स ये वाली मिल गई है, ठीक है। ये आप अपने सामने ओपन कर लिया करें, उससे फायदा ये होता है कि जहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा होगा या फिर साथ पहले पढ़ लिया करें, क्लास से पहले एक आध दफा देख लिया करें स्लाइड, तो जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं और दूसरा ये है कि आपको चीजें समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जस्ट ये है कि आपके पास जो कांस्टेंट होता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आपके पास सी कोई कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे आपके पास एस एच लिखा हुआ है बिग ओ ऑफ
5 और एफ ऑफ एन, ठीक है। तो आप इसको इक्वल इक्वल टू बिग ऑफ एफ ऑफ एन बी लिख सकते हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट होता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल यहाँ पे है। इसी तरह लाइक अगर मैं दूसरी एग्जांपल आपको दूं तो यहाँ पे अगर आपके पास एक आंसर आता है बिग ऑफ 5n, इसको आप इक्वल इक्वल टू बिग ऑफ एन बी जस्ट लिख सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की थी लास्ट स्लाइड में, उसमें आपके पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी 5n+3 आई थी। तो वहां पे हमने देखा था कि हमारे पास जो रनिंग टाइम है वो आपका एन पे डिपेंडेंट है। अगर आप जो कांस्टेंट है +3 या 5 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप इग्नोर भी कर देते हैं तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके पास जो कांस्टेंट होते हैं आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। जस्ट जो सबसे बड़ा फंक्शन है, अब इन दोनों में सबसे बड़ा एक कांस्टेंट का फंक्शन है और दूसरा आपके पास एन का फंक्शन है। तो आपका जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो एन है, तो आप जस्ट एन ही लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस स्लाइड में आपको जस्ट ये बताया गया है। किसी भी केस में आप बिग ओ के केस में भी लिख सकते हैं, आप थीटा के केस में भी लिख सकते हैं और बिग ओमेगा के केस में भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे, बाकी जो आपके पास फंक्शन है जो सबसे बड़ा फंक्शन है जस्ट वही अगर आप लिखे तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड अगर हमारे, ये थ्योरेटिकल चीजें है, इसको जस्ट आप लोग पढ़ लेंगे। ये वही एग्जांपल बताई गई है कि आप अगर आपके पास 1000 होता है तो 1000 आपका कांस्टेंट है, जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो आपके पास n है, तो आप इसको इक्वल इक्वल टू बिग ऑफ एन बी लिख सकते हैं। इसी तरह थीटा में आपके पास 7 log n आता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो log n है, तो आप सिंपली इसको log n भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे 100n फैक्टोरियल है, तो आप जस्ट सिंपली इसको n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट को इग्नोर कर दे या फिर कोई छोटा फंक्शन जो है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट उसके बाद ये एक और हमारा रिलेशन है कि अगर हमारा ये थ्योरम है, इन चीजों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे जस्ट ये थ्योरेटिकल कुछ चीजें हैं जो कि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि जिस तरह अभी आपको बताया है कि आपका एफ ऑफ एन के लिए जो थीटा के लिए और ओमेगा के लिए और थीटा के लिए तीनों के लिए अगर आपके पास दोनों साइड पे एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, लाइक आपके पास दोनों साइड पे एफ ऑफ एन भी एन स्क्वायर है, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लें आपके पास एफ ऑफ एन जो है उसे भी मैं कहता हूं कि ये आपका एन स्क्वायर है, ठीक है। और देन जी ऑफ एन जो है वो भी मैं कहता हूं कि ये आपका एन स्क्वायर है। जी ऑफ एन भी जो है वो आपका इक्वल टू एन स्क्वायर ही है, ठीक है। ये एन टू नहीं है बल्कि एन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में लिख नहीं सकता है, तो आप लोग यही सपोज करें कि ये एन स्क्वायर है। तो आप ये जो तीनों केसेस है अब ये एफ ऑफ एन आप इसको इक्वल टू बिग ऑफ जी ऑफ एन लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों साइड पे आपके फंक्शन जो है वो सेम है, तो बिगो जो आपका जब सेम फंक्शन हो गए तो आपका बिगो जो है वो ट्रू होता था। अभी आपने वो एग्जांपल देखी है। इसी तरह हम इसको एफ ऑफ एन इक्वल टू ओमेगा ऑफ, ओमेगा का साइन अब यहाँ पे नहीं आएगा, ओमेगा मैं इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। ओमेगा ऑफ इसको मैं जी ऑफ एन लिख सकता हूँ, क्योंकि जो ओमेगा था वो भी आपका जब दोनों साइड पे सेम फंक्शन हो तो उनके लिए ट्रू था, ठीक है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है थीटा, थीटा तो आपका होता ही ट्रू उस वक्त है जब दोनों साइड पे सेम फंक्शन हो, तो आपका थीटा भी जो है वो आपका थीटा भी वैसे अच्छी लिख देता हूँ, आप जी ऑफ एन जो है उसके लिए ट्रू होगा, ठीक है। तो थीटा आपका हमेशा उस वक्त ट्रू होता है जब दोनों साइड पे सेम फंक्शन हो और ऊपर हमारे पास सेम फंक्शन ही है। ओमेगा आपका सेम फंक्शन के लिए भी ट्रू होता है और छोटे फंक्शन के लिए भी ट्रू होता है, तो सेम फंक्शन तो ऊपर है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास ट्रू होगा। नेक्स्ट हमारे पास थीटा जो बिग ओ है वो सेम फंक्शन के लिए भी ट्रू होता है और जब बड़ा फंक्शन आ जाए तब भी ट्रू होता है, तो आपका ये भी फंक्शन ट्रू होगा। तो यहाँ पे इस थ्योरम में यही बताया गया है कि अगर आपके पास, अगर हम कहते हैं कि इफ एफ ऑफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन,
तो हमारे पास एफ ऑफ एन जो है वो इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन भी होगा और इक्वल टू बिग O ऑफ जी ऑफ एन भी होगा। तो ये तीनों जो है एट द सेम टाइम एक ही फंक्शन के लिए ट्रू हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट यहाँ पे यही बताया इस थ्योरम में। तो ये थ्योरम जस्ट ये प्रूव कर रहा है कि किसी भी हमारे पास दोनों साइड पे अगर सेम फंक्शन है तो हम बिग O के लिए भी ट्रू कह सकते हैं, बिग ओमेगा के लिए भी ट्रू कह सकते हैं और थीटा के लिए भी ट्रू कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये वही एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। अगर आपके एक साइड पे आपके पास ये लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे आप इसको थीटा ऑफ एन स्क्वायर, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करें एन इंटू एन माइनस वन, यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय 2 आ रहा है। अब ये चेक कर रहे हैं कि ये क्या थीटा ऑफ एन स्क्वायर के लिए ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब इस साइड पे हमने चेक करना है ये वाला जो है कि इस साइड पे हमारे पास सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा आता है। अगर वो एन स्क्वायर ही आता है तो इट मींस कि थीटा उसके लिए ट्रू होगा। तो इसको आप एन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एन स्क्वायर माइनस, अब ये जो है ये एन स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में लिख नहीं सकता बोर्ड पे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लें। ये आपका एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देन एन और माइनस वन मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस एन आ जाएगा और देन डिवाइड बाय 2 इक्वल टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर। तो दोनों साइड पे आपके पास यहाँ पे भी एन स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी एन स्क्वायर आ रहा है। तो थीटा पे क्या था कि आपके पास दोनों साइड पे अगर सेम फंक्शन आते हैं तो आपका ये ट्रू होगा। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये ट्रू हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाली एग्जांपल, इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों साइड पे सेम फंक्शन आ रहे हैं। जब सेम फंक्शन हमारे पास दोनों साइड पे आ रहे हैं तो एन स्क्वायर हमारे पास इस साइड, अब एन सेम फंक्शन आ रहे हैं तो आपका ये ओमेगा के लिए भी यहाँ पे ये ट्रू है और बिग O के लिए भी ये ट्रू है और थीटा के लिए भी ट्रू है। ये आपको बहुत दफा बता चुका हूँ कि दोनों साइड पे सेम फंक्शन आते हैं तो तीनों के लिए आपके ये ट्रू हो जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास अब क्योंकि हमने थीटा में बात की कि थीटा जो है जस्ट उस वक्त ट्रू होगा जब आपके पास दोनों साइड पे सेम फंक्शन हो और आपका बिग O भी उस वक्त जो है वो ट्रू ही होगा। इट मीन्स कि जब थीटा ट्रू होगा आपका बिग O भी ट्रू होगा। जब आपका ओमेगा ट्रू होगा तो आपका उस वक्त, जब आपका थीटा ट्रू होगा तो आपका ओमेगा भी ट्रू होगा, क्योंकि ओमेगा में क्या होता है कि आपका सेम फंक्शन हो तब भी ट्रू ही होता है। तो हमने यहाँ पे जस्ट यूनिवर्सल सेट के थ्रू, आपके पास सेट्स आ रहे हैं जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, इसको यूनिवर्सल सेट तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जस्ट ये है कि हम सेट्स के थ्रू बता सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका जब थीटा ट्रू ट्रू होगा उस वक्त आपका बिग O भी ट्रू होगा और वो आपका ओमेगा के सेट में भी लाइक करता है। लेकिन ओमेगा जब आपका ट्रू होगा उस वक्त लाजमी नहीं है कि आपका जो बिग O है वो भी ट्रू हो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जब आपका बिग O ट्रू होगा तो लाजमी नहीं है कि आपका ओमेगा भी ट्रू हो। तो इस चीज को बहुत ज्यादा हमने जस्ट ये थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बहुत डिटेल से, ये आपका ये एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। ये जस्ट ये है कि थोड़े से आपको कुछ जो थ्योरम है, कुछ बेसिक चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप आपके पास ये स्टेटमेंट्स है, लाइक इस तरह के कुछ आपके पास आ सकता है कि आपके पास अगर स्टेटमेंट ये बिग O की स्टेटमेंट ये है, हम कहते हैं कि आपके पास ओमेगा की स्टेटमेंट ये है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आपके जो थीटा है, आपके पास ये ओमेगा की सारे स्टेटमेंट्स है, ये आपके पास सारी बिग O की है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि आपके पास अगर जो थीटा है वो इन दोनों में किन केसेस में आपका ट्रू होगा, तो अगर हम वन बाय वन देखते हैं तो आपका ये जो एन स्क्वायर रूट है दोनों में आ रहा है। जब ये दोनों में आ रहा है तो जब भी आपका ये दोनों कॉम्बिनेशन होंगे, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा है कि अगर दोनों में जो यहाँ पे एरिया लाई करता है उन दोनों में आपका जो थीटा है वो ट्रू होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो चीज आपकी दोनों में एग्जिस्ट करती होगी, जो वैल्यू, वो आपकी थीटा के लिए ट्रू होगी। तो आपका ये जिस एन स्क्वायर रूट है दोनों में आ रहा है तो यहाँ पे ये थीटा के लिए आपका ट्रू होगा, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे थीटा में एन स्क्वायर रूट लिख दिया। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास ये एन 5n स्क्वायर जो है ये आ रहा है। इसी तरह 5n स्क्वायर आपका नेक्स्ट अगर हम देखें तो अच्छा ये जो है ये वाला आपका ये जस्ट आपका एन स्क्वायर रूट था, जबकि हमारे पास जो दोनों वैल्यूज आ रही है वो एन स्क्वायर रूट प्लस 5n स्क्वायर जो है वो आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो आपने इसको यहाँ पे दोनों के लिए लिख दिया। उसके बाद आपके पास एन स्क्वायर और 5n जो है वो वैल्यूज दोनों में, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ पहले। तो उसके बाद हम देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन सी वैल्यू जो है एग्जिस्ट करती है। तो आपके पास एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू दोनों में सेम थी, तो आपने ये जो वैल्यूज है ये आपने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो वैल्यूज थी वो आपके पास देखें तो आपके पास एन स्क्वायर प्लस 5n आ रही है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आप देखें कि यहाँ पे ये कहाँ पे आ रही है। तो देन आपके पास ये एन स्क्वायर प्लस 5n और ये एन स्क्वायर प्लस 5n ये आ रही है, दोनों में आ रही है। तो आपने नीचे इसको लिख दिया। देन उसके बाद आपके पास log n भी दोनों में आ रहा है और log n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है, दोनों। और ये यहाँ पे भी ये आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसको भी दोनों में लिख दिया। देन उसके बाद ये चीज, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी दोनों में आ रही है। इन चारों के अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती जो कि दोनों में आ रही हो, ठीक है। तो वो आप लोगों ने नहीं लिखनी। लाइक अगर आप देखें तो आपके पास एन जो आपके पास ये एन स्क्वायर रूट है दोनों में नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने नीचे नहीं लिखना। एन प्लस 5 जो है वो भी दोनों में नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें आ रहा है लेकिन नीचे नहीं आ रहा, तो नहीं लिखना। log n प्लस 4n जो है वो दोनों में नहीं आ रहा, यहाँ पे आपके पास log n प्लस 4n स्क्वायर है, ठीक है, ये 4n है, तो दोनों में नहीं आ रहा, तो दोनों में नहीं, नीचे जो है वो नहीं लिखना आप लोगों ने। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें जो है, इस तरह की कुछ चीजें आपके पास आपको असाइनमेंट भी दे दी जाएगी, वहां से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपसे क्वेश्चन भी इस तरह के पेपर में आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। देन नेक्स्ट उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आए तो अच्छा ये वही चीज है जो कि हमने यहाँ पे थ्योरम में ये चीज पढ़ी है कि आपका अगर आपका सेम चीजें हो, अगर ये चीज जो है आपको कहा जाए कि आप इसको सेट के थ्रू एक्सप्लेन करें, तो आपका जो बिगो है वो उसका उसमें जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती थी वो ये करती थी। उसके बाद बिग ओमेगा के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती थी। तो आपने यहाँ पे जो दोनों वैल्यू सेम थी वो आपने ये लिख दी, ये वैल्यू सेम है और यहाँ पे ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को आप जस्ट वन टाइम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने जस्ट इसको एक दफा लिख दिया। तो अब ये आपका पूरा जो है ये आपका थीटा ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। देन उसके बाद आपका ये बताया गया है कि आप जिस तरह आपको बताया ना अभी कि आपके पास अगर मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखे थे ये वाले, जिस आपने कोई भी आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपने जो सबसे बड़ा फंक्शन होगा, आपके पास फंक्शन बहुत सारे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन जो भी सबसे बड़ा फंक्शन होगा आप जस्ट उसको अगर देख लें, आपकी वही वैल्यू जो है वो आपने चेक करनी है कि इस साइड पे आपकी लाइक करती है या नहीं करती है। आपने मैक्सिमम जो वैल्यू यहाँ पे दोनों में आती है वो आपने चेक करनी है, ठीक है। तो आपका यही थ्योरम है कि जब आपके पास थ्योरम में हम आते हैं ये चीज कि आपके पास अगर दो फंक्शन है, ठीक है, एक एफ ऑफ 1n है इज इक्वल टू बिग ऑफ जी ऑफ 1n और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ 2n और बिग इक्वल टू बिग ऑफ जी ऑफ 2n। तो देन अगर आप इन दोनों का सम करते हैं तो जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम जो फंक्शन होगा वो हमारा बिगो के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये इस थ्योरम में आपकी यही बात हो रही है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर ये तो जस्ट दो फंक्शन थे, आपके फंक्शन स्टार्ट होते हैं 1 से लेके अप टू सो ऑन आपके के तक कोई भी फंक्शन है, तो अगर हम इन सब को सम करते हैं तो इन सब में से जी ऑफ एन का जो भी मैक्सिमम होगा वो आपका बिगो के लिए ट्रू होगा, जो कि अभी हम एग्जांपल के थ्रू भी काफी चीजें देख चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई भी इश्यू हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।
तो लाइक अगर मैं यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एन, एक फंक्शन है हमारे पास इक्वल टू, इसको मैं 4n कह देता हूँ +1, और मेरे पास दूसरा एफ ऑफ एन का फंक्शन है, और इसको इस साइड वाला जी ऑफ एन का जो फंक्शन है उसको मैं बिग ऑफ एन स्केयर कह देता हूँ। ठीक है, एन स्केयर यहाँ पे इस तरह लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो स्केयर की फॉर्म में नहीं आता। और इसी तरह देन दूसरा मैं जो एफ ऑफ एन का फंक्शन एक और बनाता हूँ वो मेरे पास इक्वल टू, इसको हम 3n स्केयर +1 कह देता हूँ। और देन जो जी ऑफ एन का फंक्शन है इक्वल टू बिग ऑफ एन क्यूब कह देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक एफ ऑफ 1n और एफ ऑफ जो जी ऑफ 1n का ये फंक्शन है, और देन एफ ऑफ 2, अगर 2 यहाँ पे इस तरह मैं लिख दूं तो मे बी आपको चीजें समझ आ, ज्यादा बेसिक समझ आ जाए। ठीक है, ये फंक्शन है। तो अब अगर हम इन सब को प्लस करते हैं तो हमारे पास ये कह रहा है कि जो जब हम प्लस करते हैं तो जो जी ऑफ एन और जी ऑफ 2n में दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर जस्ट हम उसी को लिख लें तब भी वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को प्लस करता हूँ तो पहले क्या होगा, हमारे पास जो प्लस का आएगा एफ ऑफ 1n प्लस एफ ऑफ 2n इक्वल टू, देन इस साइड पे हमारे पास जी ऑफ 1n प्लस जी ऑफ 2n। ठीक है, ये बन जाएगा अगर दोनों हम प्लस करते हैं दोनों साइड्स को। तो एट दी एंड अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो एफ ऑफ 1n की वैल्यू हमारे पास 4n प्लस 1 है, और देन हमारे पास जी ऑफ एन की एफ ऑफ 2n की वैल्यू हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 1। अब ये ऊपर वाली दोनों जो कंडीशंस हैं ये ट्रू है। ठीक है, कि अगर हम इनको चेक करते हैं 4n प्लस 1 इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एन स्क्वायर जो है वो बड़ी वैल्यू है तो बिगो के साथ लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे 3n स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास n क्यूब है, तो ये भी ट्रू है। अब इनको सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास ट्रू ही होनी चाहिए, तो इट मीन्स कि हमने सही सम किया है। तो हमारे पास एफ ऑफ 1n की वैल्यू ये थी और एफ ऑफ 2n की वैल्यू हमारे पास ये है, इक्वल टू, हम ये जहां पे फॉर्मूला लगा हुआ है कि दोनों में से हम अगर मैक्सिमम लिख लेते हैं तब भी ये ठीक है, तो मैक्सिमम हम इनको करते हैं। जी ऑफ 1n की वैल्यू क्या है हमारे पास n स्क्वायर, और प्लस जी ऑफ 2n की वैल्यू हमारे पास n क्यूब है। ठीक है, तो इस साइड पे जो हमारे पास ये 4n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2 बन रहा है इक्वल टू, इन दोनों में से मैक्सिमम जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास मैक्सिमम n क्यूब है। ठीक है, तो अगर हम n स्क्वायर नहीं भी लिखते, जस्ट हम यहाँ पे n क्यूब भी लिख देते हैं, तो अभी भी ये हमारे पास, क्योंकि इस साइड पे जो बड़ी वैल्यू सबसे बड़ा फंक्शन है वो n स्क्वायर है और इस साइड पे हमारे पास n क्यूब है, तो अभी भी ये पूरी स्टेटमेंट जो है ट्रू हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इस फॉर्मूले में ये बताया गया है कि आपको अगर कुछ फंक्शन आते हैं जिनको आपने ऐड करना है, तो जी ऑफ एन, जितने भी आपके पास जी ऑफ एन के फंक्शन होंगे उनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसको आप चूज कर लेते हैं, तो वो भी कंडीशन आपके पास ट्रू ही रहेगी। ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपके पास पहले था फंक्शन वो ये है कि यहाँ पे जस्ट दो फंक्शन के साथ आपका कंपैरिजन बताया गया है। नेक्स्ट जो थ्योरम है आपका, इसमें ये कहा गया कि आपके पास एफ ऑफ 1n से लेके एफ ऑफ के एन, मीन्स कि आपके पास कितने भी फंक्शन क्यों ना हो, सम जब करेंगे तो आपका एफ ऑफ 1n से एफ ऑफ के एन तक सम करेंगे तो एफ जी ऑफ 1n से जी ऑफ के एन तक जितने भी आपके पास फंक्शन है सबका जो मैक्सिमम होगा, जस्ट अगर आप वही लिख लेते हैं तो आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रहेगी, दोनों इक्वल रहेगी। ठीक है, बिग ओ भी। तो जस्ट ये थ्योरम यहाँ पे बताया गया था। जिन लोगों ने कहा था कि रिपीट कर दे, उन लोगों के रिपीट कर दिए, उन लोगों को समझ आ गई है। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है सर। चलो ठीक है। अब अभी के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है आपके लिए।